तो बच्चों धातु अधातु चैप्टर के इस भाग में हम पढ़ेंगे कि विभिन्न धातुएं जो हैं उनकी क्रियाशीलता क्या होती है। मतलब सभी धातुएं बराबर क्रियाशील नहीं होती हैं। कोई धातु जो होती है वो ज़्यादा क्रियाशील होती है, कोई कम क्रियाशील होती है। तो विभिन्न धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर हमने उनको एक श्रेणीबद्ध किया, जिसको हम विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो हमें इसमें ये समझे। और धातुओं की सक्रियता जो होती है उनकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति के आधार पर होती है। मतलब जो धातु जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन दे सकती है वो उतनी ज़्यादा क्रियाशील होती है। तो विभिन्न धातुओं की क्रियाशीलता क्या क्या होती है और कौन सी धातु ज़्यादा क्रियाशील है, कौन सी धातु कम क्रियाशील है, इस बात को हम इस भाग में पढ़ समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं। जैसे सक्रियता श्रेणी में सभी धातुएं की क्रिया करने की दर, सभी धातुओं की क्रिया करने की दर अलग अलग होती है। कुछ धातुएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। मतलब ये ऑक्सीजन से क्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब अगर सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से की जाए तो ये बनाएगा Na और O। अब ऑक्सीजन पहले से 2 थी, इसकी एक Na2O। ऑक्सीजन जो है 2 कर दी, सोडियम 4 है तो 4, तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगी। इसी तरीके से अगर पोटेशियम की करें तो पोटेशियम भी यही बनाएगी, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है। कैल्शियम के साथ करें अब कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो दोनों की बराबर है तो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ 2 है तो 2 कर दीजिए, कैल्शियम 2 है तो 2 कर दीजिए। मैग्नीशियम के साथ कीजिए तो मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 थी तो सेम यही कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो मतलब हमने देखा कि सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाया, पोटेशियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाया, कैल्शियम ने कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम। तो विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ये आसानी से उनके ऑक्साइड बना देती हैं। ठीक है। और इसी तरीके से यही धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके उनके हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे अगर हम सोडियम की क्रिया हाइड्रोजन से करें तो सोडियम हाइड्राइड बनाएंगे। अब इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1, तो सोडियम हाइड्राइड बनाएंगे। अब हाइड्रोजन 2 है तो 2 कर दीजिए, इसको भी 2 कर दीजिए। ऐसे ही अगर पोटेशियम से करें तो सेम ऐसे पोटेशियम से हो जाएंगे। क्यों ऐसे हो रही है कि इनकी और इसकी वैलेंसी सेम होती है, तो जो सेम वैलेंसी वाले होते हैं उनके साथ सेम कंपाउंड बनेगा। ठीक है। अब इन दोनों की वैलेंसी 2 है तो इनके साथ सेम बनेगा। तो कैल्शियम के साथ देखते हैं Ca, तो Ca और H, ओके, इस पे 2, इस पे -1। अब हाइड्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है जो +1 भी शो करता है और -1 भी शो करता है। तो यहाँ पर जो है वो -1 शो कर रहा है जब हाइड्रोजन बनाता है। तो अब इसकी 2 है तो 2 यहाँ आ जाएगी, -1 खत्म हो गया। तो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2। अब ऐसे मैग्नीशियम के साथ हो जाएगी, तो मैग्नीशियम। तो इनको ये रिएक्शन, ये जो धातुएं हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बहुत आसानी से इनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड दे देती है। मतलब इनको ज़्यादा गर्म नहीं करना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ताप ज़्यादा नहीं देना है, आराम से ये क्रिया करेंगे। कुछ धातुओं की क्रियाशीलता जो होती है वो बहुत कम होती है, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, लेड है। ठीक है। इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। मतलब क्रिया करती है लेकिन आसानी, मतलब इनको थोड़ा ज़्यादा ताप देना पड़ेगा। ठीक है। कुछ धातुओं की क्रियाशीलता नगण्य होती है, मतलब वो क्रिया करती ही नहीं, ना के बराबर। सोना है, आप जैसे सोने की कुंडल आप लोग घूमते रहते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते ऑक्साइड, उनकी चमक वैसी बनी रहती है। ऐसे ही में तांबा है, मरकरी है, चांदी है, सोना है, इनकी क्रियाशीलता लगभग क्या होती है? नगण्य होती है। और धातु, इन सभी धातुओं की क्रियाशीलता निर्भर करती है उनकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता पर। मतलब ये ज़्यादा क्रियाशील है, दैट मीन्स इसको आप कह सकते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता ज़्यादा है। ये कम क्रियाशील है तो इनकी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति जो है वो कम है। ये नगण्य है, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति ना के बराबर है। तो जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं वो धातुएं उतनी ज़्यादा क्रियाशील होती है, जो कम त्यागने की उतनी कम क्रियाशील होती है।
ठीक है, तो इस आधार पर धातुएं हमारी थी। ठीक, अब इन धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर हमने उन धातुओं की क्रिया कराई और क्रिया करा के देखा कौन ज़्यादा कम क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, तो उनका एक श्रेणी में लगा दिया। ज़्यादा क्रियाशील को ऊपर, फिर उससे कम वाली को नीचे, फिर उससे कम वाली, इस तरीके से सबकी श्रेणी प्राप्त हुई। जैसे पोटेशियम ज़्यादा सबसे क्रियाशील है, सोडियम उससे कम क्रियाशील है, कैल्शियम उससे कम क्रियाशील है, मैग्नीशियम उससे कम, एल्युमिनियम उससे कम, जिंक, फिर Fe, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, देन मरकरी, सिल्वर, Au, प्लेटिनम। तो ये जब हम नीचे को चढ़ रहे हैं तो देखिए ये एरो है, ये सक्रियता श्रेणी का घटता क्रम है। इसका मतलब है पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील है सोडियम से, सोडियम ज़्यादा क्रियाशील है कैल्शियम से, कैल्शियम ज़्यादा क्रियाशील है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम ज़्यादा क्रियाशील है एल्युमिनियम से, और जिंक ज़्यादा क्रियाशील है Fe से, Fe क्रिया ज़्यादाशील है लेड से, लेड ज़्यादा क्रियाशील है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन ज़्यादा क्रियाशील है मरकरी से, मरकरी ज़्यादा क्रियाशील है सिल्वर से, सिल्वर ज़्यादा क्रियाशील है Au से, एंड Au ज़्यादा क्रियाशील है प्लेटिनम से। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता इसमें पोटेशियम की, सबसे कम इसकी प्लेटिनम की। ठीक, तो इस आधार पर ये जो हमको श्रेणी मिली है ये हमारी क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहलाती है। धातुओं की सक्रियता के आधार पर श्रेणी का निर्माण किया गया, जैसे सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो ये जो है सब, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, लेड कम क्रियाशील है, एंड मरकरी, Au ये मतलब नगण्य सबसे कम क्रियाशील है। ठीक है, अब देखो पिछले भाग में हमने कुछ रिएक्शन करी थी, मतलब यहाँ एक और है कि ज़्यादा सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देती है, मतलब वो रिएक्शन कर लेती है। लेकिन कम सक्रिय धातु अपने से ज़्यादा सक्रिय धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। इसका हमने एग्जाम्पल पिछले भाग में पढ़ा था, जिसमें हमने रिएक्शन करी थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। इसमें हमने पिछले भाग में रिएक्शन करी थी जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ। अब देखो जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है कॉपर से, तो जिंक की सक्रियता ज़्यादा है, कॉपर की क्या है कम। तो मैंने बोला ज़्यादा सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देगी। तो ये जिंक जो है इस कॉपर को यहाँ से हटा देता है, खुद इसकी जगह आता है, जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर हट जाता है। इसलिए पिछले भाग में कॉपर यहाँ से हट गया था। ठीक है, ऐसे ही हमने रिएक्शन करी थी Fe की, किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। Fe भी कॉपर से ऊपर है। ठीक है, Fe भी कॉपर से ऊपर है, मतलब Fe की सक्रियता ज़्यादा है, कॉपर की क्या है कम। तो Fe भी कॉपर को क्या कर देगा, यहाँ से हटा देगा, तो बन जाएगा FeSO4 प्लस C। ठीक है, अब अगर हम जिंक की क्रिया FeSO4 से करें तो देखिए जिंक ऊपर है Fe से, तो जिंक की क्रियाशीलता ज़्यादा है, Fe की कम है, तो ये आ जाएगा जिंक सल्फेट है। लेकिन अगर हम ये रिएक्शन कराएं Fe प्लस जिंक सल्फेट, तो अब Fe नीचे है, जिंक ऊपर है, जिंक की सक्रियता ज़्यादा है, Fe की कम है, इसकी सक्रियता क्या है कम, इसकी क्या है ज़्यादा। तो अब ये इसको विस्थापित नहीं कर रहा है, मतलब ये रिएक्शन होगी नहीं। तो वे धातु में जो विद्युत रासायनिक श्रेणी ऊपर रखी गई है उनकी सक्रियता ज़्यादा होती है, क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, वो अपने से नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देती है, और जिनकी सक्रियता कम है वो अपने से ज़्यादा सक्रिय धातु को क्या करते हैं, विस्थापित नहीं कर पाते। तो इससे अब मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया होगा। तो ये अगला